चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये कथन ये बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब ये सिर्फ एक विचार नहीं है। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धुरी है। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वोटिंग के दिन कतार में देश का सबसे अमीर उद्योगपति खड़ा है और ठीक उसी के पीछे एक दिहाड़ी मजदूर खड़ा है। और जब वो दोनों मशीन का बटन दबाते हैं तो दोनों के वोट की कीमत एकदम बराबर होती है। हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो रातों रात बिना किसी शोर शराबे के सत्ता का सबसे बड़ा संतुलन स्थापित कर देती है। सही कहा। और अगर हम अंबेडकर जी के इस कथन की गहराई में जाए ना, तो साफ होता है कि सदियों से जिस वर्ग को हाशिए पर रखा गया था, उसे पहली बार एक ऐसी आवाज मिली जिसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब ये कोई हिंसक क्रांति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कागज के टुकड़ों और अब तो इलेक्ट्रॉनिक बटनों के जरिए होने वाली एक ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति है जो हर 5 साल में देश की दिशा तय करती है। और पता है, इसी शांतिपूर्ण लेकिन विशाल क्रांति के इंजन रूम को समझना ही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जो शोध सामग्री है, जो हस्तलिखित नोट्स हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। वाकई, इन दस्तावेजों में भारतीय चुनाव आयोग के बनने से लेकर उसकी चुनौतियों, समितियों और कागज के बैलेट से ईवीएम तक के सफर का बहुत ही गहन विश्लेषण है। श्रोताओं के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी ये डीप डाइव सिर्फ तारीखें या अनुच्छेद रटने की क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने वाले हैं कि ये पूरा तंत्र असल में काम कैसे करता है, कैसे एक व्यक्ति से शुरू हुआ आयोग आज एक बहुसदस्यीय संस्था बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी विशाल इमारत की मजबूती उसकी नींव में होती है ना? हाँ, और भारतीय चुनाव आयोग की नींव हमारे संविधान के भाग 15 में है, विशेष रूप से जो अनुच्छेद 324 से 329 तक के प्रावधान हैं, जो इसकी आत्मा है एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प तकनीकी पहलू है, वो इसकी स्थापना के तारीखों का गणित है। हाँ, इस पर आते हैं। आमतौर पर हम यही जानते हैं ना कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसी दिन की याद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। सही बात है। लेकिन यहीं पर हमारे नोट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं। भले ही संस्थागत रूप से चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लेकिन जो अनुच्छेद 324 है, जो चुनाव आयोग को देश में चुनावों के अधिशेषण, निदेशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति देता है, उसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब जब हमारा संविधान पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले ही इस अनुच्छेद को एक्टिव कर दिया गया। ये अजीब नहीं है? इतनी क्या जल्दी थी? देखिए, अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमारे संविधान निर्माताओं की असाधारण दूरदर्शिता थी। इसे ऐसे समझिए कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बनने जा रहा था, तो उस नए गणतंत्र को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या थी? चुनी हुई सरकारें। एकदम सही। अब करोड़ों लोगों का चुनाव करवाना कोई ऐसा काम तो है नहीं जिसे आप एक रात में आदेश पारित करके करवा लें। हाँ, उसके लिए तो पूरी मशीनरी चाहिए। बिल्कुल, एक पूरा प्रशासनिक ढांचा पहले से तैयार रखना होगा। उन्हें पता था कि चुनाव आयोग को अपना काम तुरंत शुरू करना होगा। इसीलिए अनुच्छेद 324 को बिना देरी के 26 नवंबर 1949 को ही सक्रिय कर दिया गया, ताकि जमीन तैयार हो सके। ये वाकई बहुत तार्किक है। अब जरा इस संस्था की प्रशासनिक यात्रा की परतों को खोलते हैं। मतलब मुझे तो ये किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर जैसा लगता है। वो कैसे? अगर मैं आज के दौर का उदाहरण दूं, तो चुनाव आयोग की शुरुआत बिल्कुल एक ऐसे स्टार्टअप की तरह हुई थी जिसका केवल एक सोलो फाउंडर था। अच्छा, हाँ। मतलब एक सीईओ। 1950 से लेकर 1989 तक पूरे 39 सालों तक ये एक सदस्यीय संस्था थी। सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, सुकुमार सेन, जो हमारे पहले सीएसी थे। बिल्कुल। उन्होंने उस दौर में चुनाव करवाए जब लोगों को वोटिंग का कोई अनुभव ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक 16 अक्टूबर 1989 को एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। रातों रात इस एक सदस्यीय संस्था को बहुसदस्यीय बना दिया गया। हाँ, तत्कालीन सीईसी आरवीएस पेरी शास्त्री के साथ 2 और चुनाव आयुक्तों को जोड़ दिया गया, एसएस धनोवा और वीएस सहगल। तो मेरा सवाल यह है कि एक संस्था जो 4 दशक से एक व्यक्ति चला रहा था, उसे अचानक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब राजनीति और प्रशासनिक जरूरतों की रस्साकशी में छिपा है। देखिए, 1989 आते आते भारतीय लोकतंत्र का आकार बहुत विशाल हो चुका था। हाँ, आबादी भी बढ़ रही थी। बिल्कुल, और उसी दौर में वोट देने की उम्र भी कम की गई थी।
जिससे करोड़ों नए युवा मतदाता रातों रात वोटर लिस्ट में जुड़ गए थे। इतने बड़े देश में चुनाव का बोझ एक व्यक्ति पर बहुत भारी पड़ने लगा था। तो मतलब फैसले साझा तौर पर लेने के लिए एक टीम की जरूरत महसूस हुई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक और पेच है नोट्स में। अगर ये सिर्फ प्रशासनिक जरूरत थी तो 1 जनवरी 1990 को इस फैसले को पलट क्यों दिया गया? ये काफी दिलचस्प मोड़ है। हाँ, 1990 की शुरुआत में ही ये संस्था फिर से एक सदस्यीय हो गई और इसी दौरान वीएस रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी यहाँ रुकती नहीं है। 1 अक्टूबर 1993 को जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसे फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया। एमएस गिल और जीवीएस कृष्णमूर्ति को उनके साथ जोड़ा गया। हाँ, और 1993 से लेके आज तक, जिसमें हमारे वर्तमान 26वें सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं, ये बहुसदस्यीय ही है। ये जो बार-बार का बदलाव है, क्या ये महज एक संयोग था? नहीं, बिल्कुल संयोग नहीं था। जब किसी एक व्यक्ति के पास पूरे देश के चुनावों को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति होती है ना, तो राजनीतिक व्यवस्था में बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है। मतलब सत्ता का संतुलन बिगड़ने का डर? बिल्कुल। टीएन शेषन का दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे चुनाव सुधारों को लेकर बहुत सख्त थे, तो शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए बहुसदस्यीय व्यवस्था को अंततः स्थायी कर दिया गया, ताकि कोई भी फैसला एक तरफा ना हो, बहुमत से हो। हाँ, राष्ट्रपति से लेकर विधानसभा और विधान परिषद तक के चुनावों का संचालन अब एक टीम करती है। हालांकि यहाँ बता दें कि पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, केंद्रीय नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। और ये जो केंद्रीय टीम है, इसे चुना कैसे जाता है? अनुच्छेद 324(2) के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन हमारे नोट्स में 2022 के एक बहुत अहम कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र है, जिसने इस प्रक्रिया को बदल दिया। हाँ, इस नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर की एक चयन समिति होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है और इनके कार्यकाल भी संस्था को स्वायत्तता देने के लिए बहुत सोच समझकर तय किए गए हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। हाँ, और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तय की गई है, ताकि वे बिना राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। तो ये तो ढांचे की बात हो गई। अब जरा खेल के नियमों पर आते हैं। संविधान के 2 बहुत ही क्रांतिकारी अनुच्छेद हैं, 325 और 326। 325 साफ तौर पर कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 326 तो इससे भी एक कदम आगे है। बिल्कुल, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है, यानी हर वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। इसी नियम ने चुनाव के दिन समाज की ऊंच नीच को ध्वस्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक और चीज है, ये वयस्क होने की परिभाषा हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। सही कहा, और यहीं से उन गेम चेंजिंग समितियों की बात आती है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया। जैसे 1980 की वीएम तारकुंडे समिति। नोट्स के अनुसार इनकी सबसे ऐतिहासिक सिफारिश थी वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करना। हाँ, जिसे 1988 के 61 संशोधन के जरिए 1989 में लागू किया गया। तो ये 21 से 18 करने की अचानक क्या जरूरत आ पड़ी थी? देखिए, अगर हम 1980 के दशक के भारत की जमीनी हकीकत देखें तो भारत एक युवा देश बन रहा था, एक नई जनसांख्यिकी तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और अगर आप 18 से 21 साल के करोड़ों युवाओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखते तो एक भारी असंतोष पैदा होता। तारकुंडे समिति ने समझा कि युवा अब निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या बात है। और इसी समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की थी ना? हाँ, और चुनाव प्रचार में निष्पक्षता के लिए टीवी और रेडियो पर सभी दलों को समय आवंटित करने का भी अहम सुझाव दिया था। इसके ठीक 10 साल बाद आती है 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति। अगर तारकुंडे समिति ने ये तय किया कि कौन वोट देगा, तो दिनेश गोस्वामी समिति ने ये बदल दिया कि वोट कैसे दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। नोट्स बताते हैं कि फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड और ईवीएम की सिफारिश इसी समिति ने की थी। साथ ही रिक्त स्थानों पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने का भी सुझाव दिया था। आज हमें फोटो वाला वोटर आईडी बहुत आम लगता है, लेकिन उस दौर में ये एक बड़ी क्रांति थी।
क्योंकि तब बोगस वोटिंग बहुत होती थी, है ना? हाँ, 80 और 90 के दशक में फर्जी मतदान एक बड़ी बीमारी बन चुका था। जब लिस्ट में तस्वीरें नहीं थीं, तो किसी और के नाम पर वोट डालना आसान था। तो फोटो आईडी पहचान की चोरी रोकने का एक ठोस समाधान था। और ईवीएम की तो बात ही क्या है, इसने तो पूरी मतदान प्रक्रिया की गति ही बदल दी। बिल्कुल। चूंकि हमने ईवीएम का जिक्र कर ही दिया है, तो इस तकनीकी क्रांति पर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मतलब ईवीएम की ये टाइमलाइन किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी है। सच में। हमारे स्रोत बताते हैं कि ईवीएम का आविष्कार एमबी हनीफा ने किया था और 15 अक्टूबर 1980 को इसे रजिस्टर किया गया। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उससे एक साल पहले ही 1979 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECIL द्वारा इसका पहला प्रदर्शन हो चुका था। सही। और इसका पहला जमीनी परीक्षण हुआ 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर। लेकिन पारूर से लेकर पूरे देश तक पहुंचने का ये सफर बहुत लंबा रहा। 1982 के बाद सीधा 1998 आता है, जब राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इसका आंशिक प्रयोग हुआ। और फिर जून 1999 में गोवा पहली ऐसी विधानसभा बना जहां पूरे राज्य का चुनाव ईवीएम से हुआ। और अंततः मई 2004 में जाकर 14वीं लोकसभा का पूरा चुनाव ईवीएम से हुआ। 1982 से 2004, 22 साल। एक तकनीक को अपनाने में इतने दशक क्यों लग गए? देखिए, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढांचा बदल रहे थे। सिर्फ मशीनें बनाना काफी नहीं था। राजनीतिक दलों और जनता का विश्वास जीतना भी तो जरूरी था। बिल्कुल। तकनीकी पहलुओं को इतना पुख्ता करना था कि कोई इस पर सवाल न उठा सके। और इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशंस जो नोट्स में हैं, वो बहुत ही व्यवहारिक हैं। जैसे एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए जगह होती है। हाँ, और अगर उम्मीदवार ज्यादा हों तो अधिकतम 4 यूनिट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी कुल 64 उम्मीदवार, और एक मशीन में अधिकतम 3840 वोट ही दर्ज किए जा सकते हैं। इसके पीछे का गणित साफ है। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए एक बूथ पर औसतन 1000 से 1500 मतदाता ही रखे जाते हैं। तो 3840 की क्षमता तो जरूरत से दोगुने से भी ज्यादा है। इस तकनीक की एक बात मुझे और भी रोमांचित करती है। अक्सर ईवीएम हैक होने की बातें होती हैं, जो कि तकनीकी रूप से असंभव है, क्योंकि ये एक ऑफलाइन कैलकुलेटर की तरह है। ना इसमें इंटरनेट है, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ। एकदम सुरक्षित। और भारत के लिए ये गर्व की बात है कि हम इसके केवल आविष्कारक नहीं, निर्यातक भी हैं। हाँ, इनका निर्माण बेंगलोर की BEL और हैदराबाद की ECIL द्वारा किया जाता है। और आज भारत नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को ये मशीनें भेज रहा है। ये भारतीय तकनीक का बहुत बड़ा वैश्विक दबदबा है। और सबसे बड़ी बात, इसने कागज के लाखों पेड़ कटने से बचाए हैं और मतगणना की प्रक्रिया को हफ्तों से घटाकर कुछ घंटों में समेट दिया है। सही बात है। खैर, मशीनें चुनाव को पारदर्शी बना सकती हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में बहने वाले पैसे का क्या? चुनाव का अर्थशास्त्र? हाँ, हमारे नोट्स में 2014 के चुनावों के खर्च की सीमा के कुछ आंकड़े हैं। लोकसभा के लिए एक उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए थी, और कुछ छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए। विधानसभा के लिए इसे 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया था। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या ये 70 लाख की सीमा आज के दौर में व्यवहारिक है? आपका सवाल जमीनी हकीकत से जुड़ा है। मतलब जब हम रैलियों की भीड़, अखबारों के विज्ञापन, टीवी कैंपेन देखते हैं, क्या ये सब 70 लाख में हो सकता है? ये सच है कि वास्तविक खर्च और कानूनी सीमा में अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन इसके पीछे की कानूनी मंशा समझना जरूरी है। वो क्या है? समान अवसर या लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर ये सीमा बिल्कुल हटा दी जाए तो सोचिए क्या होगा। चुनाव पूरी तरह से अरबपतियों का खेल बन जाएगा। बिल्कुल। एक आम नागरिक जिसके पास समर्थन तो है लेकिन करोड़ों रुपए नहीं है, वो तो पर्चा भरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। तो ये सीमा एक तरह से संदेश देती है कि लोकतंत्र धन बल की जागीर नहीं है। हाँ, ये अनुच्छेद 326 की भावना को जिंदा रखने का प्रयास है। बहुत ही तार्किक बात कही है आपने। और जब चुनाव लड़ने की बात हो ही रही है तो राजनीतिक दलों की भी बात कर लेते हैं। हमारे नोट्स में 25 फरवरी 2023 तक के राष्ट्रीय दलों की एक सूची है। इसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय दल का टप्पा ऐसे ही नहीं मिल जाता। हाँ, इसके लिए चुनाव आयोग के बेहद कड़े गणितीय पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। जैसे कम से कम 4 राज्यों में एक तय प्रतिशत वोट हासिल करना। यह सूची इस बात का प्रमाण है
कि अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां किस तरह एक ही लोकतांत्रिक छतरी के नीचे काम करती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1950 में एक व्यक्ति से शुरू हुआ चुनाव आयोग आज ईवीएम और बहुसदस्यीय प्रणाली के साथ इतना शक्तिशाली तंत्र बन चुका है। हाँ, और तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति जैसे प्रयासों ने इसे समय के साथ कैसे अपग्रेड किया। बिल्कुल, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से एक ऐसा विचार निकालना चाहता हूं जो सोचने पर मजबूर कर दे। कौन सा विचार? हमने सुधारों की बात की, लेकिन 1964 की के संथानम समिति का एक सुझाव था जिस पर कभी अमल नहीं हो सका। उन्होंने सिफारिश की थी कि उम्मीदवारों के लिए एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय होनी चाहिए। ये तो आज भी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार उत्तेजक प्रश्न है। श्रोताओं के लिए यह सोचने वाली बात है कि एक सच्चे लोकतंत्र में हमें कैसे नेताओं की आवश्यकता है। क्या हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, या ऐसे नेताओं की जो समाज के हर वर्ग की पीड़ा समझते हों, भले ही उन्होंने कभी कॉलेज ना देखा हो? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की शर्त लगाना अंबेडकर के उसी हथियार को पिछड़े वर्ग से छीनने जैसा नहीं होगा जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी? क्या शिक्षा और जनप्रतिनिधित्व के बीच कोई संतुलन हो सकता है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर विचार करते रहिए।